अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट की हेल्थ असेसमेंट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर फर्दर हमने उसके पर्पसेस देखे थे और उसके बाद जो है वो हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंट जो है वो 7 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एडल्ट हेल्थ हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव एडल्ट हेल्थ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या टेक्निक्स आ जाती हैं और किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें 5 कंपोनेंट बताएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो यूएचएस के पास पेपर में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए कौन से 5 चीज़ें हैं जिनको आप ख्याल रखते हो। सबसे पहला, आप अपनी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपनी अप्रोच देखते हो कि किस तरीके से आप पेशेंट को अप्रोच कर रहे हो। इधर आप पेशेंट को अप्रोच करते हो, खुद जो है वो कॉन्फिडेंट होते हो, यू फील कि आप कॉम्पिटेंट हो, खुद तो हेजिटेट नहीं होते हो। सेकेंडली, जब आप एग्जामिनेशन करो, लाइटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वो इन्वायरमेंट एडुकेट होनी चाहिए जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल हो, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील ना करें, ताकि आपके पास जो फाइंडिंग है वो एक्यूरेट हो, आप एक्यूरेट असेसमेंट कर सको। इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप प्रॉपर तरीके से पेशेंट को एग्जामिन कर सको। पेशेंट मेक श्योर करते हो कि पेशेंट कंफर्टेबल हो। एंड लास्ट में जो है वो उसके बाद नेक्स्ट आता है आप सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन का, आप कौन सा सीक्वेंस जो है वो फॉलो करते हो, आप उसको चूज़ करते हो कि आपने पहले किस कौन सा सिस्टम एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद कौन सा करना है, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो आप मूव करते हो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसमें रिफ्लेक्ट योर अप्रोच। इनमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूज़ करते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप एग्जामिन करो पेशेंट को हेजिटेशन होती है, आपको समथिंग जो है वो अनयूजुअल भी लगेगी, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहते हो, काम रहते हो, ऑर्गेनाइज रखते हो अपने आप को और कॉम्पिटेंट फील करते हो ताकि आप प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर लो। अगर डूइंग एग्जामिनेशन आपको कुछ भूल गया तो नो प्रॉब्लम, इट्स नेचुरल कि आप फर्स्ट टाइम अगर एग्जामिन कर रहे हो तो आप भूल जाओगे। जैसे आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो, अगर आप आउट ऑफ सीक्वेंस भी हो जाते हो तो नो मैटर, बस स्मूथली आप जो है वो मूव करते हो और ग्रेजुअली अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी जो है वो बढ़ाते हो ताकि आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट को एग्जामिन जो है वो कर सको। शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप पे जो है वो कम टाइम में जो है वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से जो है वो असेस कर सकते हो। जब आपने डूइंग असेसमेंट मेक श्योर करना है कि हमने फ़ोन से इंटरप्रिटेशन कोई इंटरप्रेट नहीं कर देना फाइंडिंग्स को। ठीक है, ना ही पेशेंट को देख के कोई डिस्ट्रेसफुल या अलार्म या नेगेटिव रिएक्शन शो करना, जिससे पेशेंट भी परेशान हो सकता है और पेशेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है। पेशेंट जो है वो कहेगा कि मैं नेक्स्ट असेसमेंट नहीं करानी। इसलिए आपकी अप्रोच है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो पेशेंट को वो फॉर जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइटिंग। जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो तो इन्वायरमेंट और लाइटिंग का एडुकेट होना बहुत ज़रूरी है। गुड लाइटिंग होनी चाहिए, क्वाइट इन्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि अगर आप जो है वो कोई साउंड वगैरह तो उनको तो प्रॉपरली आपको सुनाई दे सकें। ऑकवर्ड पोजीशन थे जो है वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ऑकवर्ड पोजीशन होंगी तो उसमें जो है वो एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। मेक श्योर करना है कि जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग टू टेबल बेड की जो है वो एडजस्टमेंट ऐसे करो कि वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो ताकि आप इजीली पेशेंट को असेस कर सको, कोई आपको फॉल्स रीडिंग वगैरह जो है वो ना आए। फिर लाइटिंग में आता है दो तरह की लाइटिंग आ जाती है, एक आता है टेंजेंशियल लाइटिंग और दूसरी आती है परपेंडिकुलर लाइटिंग, जो नॉर्मली एग्जामिनेशन के लिए यूज़ की जाती है। इन दोनों में से जो बेस्ट है वो है टेंजेंशियल लाइटिंग। ये यूएचएस के पास पेपर में क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बताएं बिटवीन टेंजेंशियल लाइटिंग एंड परपेंडिकुलर लाइटिंग। अब इसमें जो टेंजेंशियल लाइटिंग है ये बेसिकली ज़्यादा बेस्ट होती है। आपने फॉर एग्जांपल अगर जुगुलर वेनस पल्सेशन चेक करनी है, थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट तो नहीं उसको देखना है, या एपिकल इम्पल्स देखनी है हार्ट की, तो उसके लिए आप ये लाइट देखते हो। इसमें बेसिकली लाइट जो है वो एक एंगल से डाली जाती है जिससे व्यू जो है वो ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आता है। अगर कोई जो है वो वाइब्रेशन या फ्लक्चुएशन हुआ है तो वो भी ईजीली आप उसको इससे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो। जबकि जो परपेंडिकुलर लाइट है उसमें स्ट्रेट लाइट जो है वो यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से शेडो वैसे मतलब इमेज वैसे नहीं आता जैसे, या जो अंड्यूलेशन है या जो फ्लक्चुएशन है या जो वाइब्रेशन है वो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते परपेंडिकुलर लाइट में। तो मेन इन दोनों में जो है वो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, ये टेंजेंशियल लाइटिंग में दिखाया गया किस तरीके से आपके पास व्यू आता है और ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइटिंग में जो है वो दिखाया होगा किस तरीके से इमेज आएगा। यहाँ ज़्यादा क्लियर आपको जो है वो आप देख सकते हो डिफरेंस एज कम्पेयर टू इसके। फिर नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है वो किसी भी सिस्टम की एग्जामिनेशन के लिए आते क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लान सिस्टम की एग्जामिनेशन में आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो। ये ओवरऑल जितनी फिजिकल एग्जामिनेशन आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे उन सब के इक्विपमेंट्स जो है का एक ब्रीफ जो है वो आपको ब्रीफ इक्विपमेंट की लिस्ट बताई है। अगर आप ये अच्छे से याद कर लो तो आप अगर आगे भूल भी जाते हो तो आप ये मैंशन कर सकते हो। एक
वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप हर तरह की एग्जामिनेशन में यूज़ करते हो वो आपका ग्लव्स आता है। वाइटल साइन की अगर बात की जाए तो उसके आपके पास प्रॉपर तरीके से बीपी ऑपरेटर्स होना चाहिए, स्विंगो मैनोमीटर स्टेथोस्कोप होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, ओरल भी रेक्टल नंबर नहीं, कोई भी आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, वॉच होना चाहिए जिससे प्रॉपर तरीके से आप पल्स को काउंट कर सको, पेन रेटिंग स्केल होना चाहिए जैसे अगर पेशेंट को जो है, क्योंकि फिफ्थ वाइटल साइन हमारा पेन है, अगर पेशेंट को पेन है तो आप पेन को जो है वो रेट करते हो क्योंकि पेशेंट जो है वो इधर उसको माइल्ड पेन है, मॉडरेट है, ये सभी है। फिर आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जिसमें आपने पेशेंट की जो है वो स्किन फोल्ड थिकनेस देखनी होती है, उसकी जो है वेस्ट सरकमफ्रेंस, हम जो है वो हिप सरकमफ्रेंस, वेस्ट हिप रेशियो जो है वो ये आपने चेक करनी होती है। स्किन फोल्ड कैलिपर इसमें सबसे पहले दिखाया है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये स्किन जो है वो स्किन फोल्ड कैलिपर से ये स्किन फोल्ड थिकनेस जो है वो चेक किया जा रहा है। तो इसमें आप इसकी मतलब आप ये कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टेप मेजर होना चाहिए जैसे आप हिप सर्कमफेरेंस, वेस्ट सर्कमफेरेंस चेक करते हो, मिड आर्म सर्कमफेरेंस चेक करते हो, जैसे पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है का आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो क्या है। फिर प्लेटफॉर्म स्केल आ जाता है विद हाइट अटैचमेंट जिसमें पेशेंट की आप हाइट वगैरह मेजर कर लेते हो। नेक्स्ट आता है स्किन हेयर एंड नेल एग्जामिनेशन, उसके लिए आपके पास एक जो है रूलर होना चाहिए विद सेंटीमीटर मार्किंग, ताकि अगर पेशेंट की स्किन पे कोई लीशन वगैरह प्रेजेंट है तो उसको प्रॉपर तरीके से मार्क कर लिया जाए कि उसकी वो जो है वो कितनी जो है वो लीशन की जो है वो कितनी लेंथ है, ताकि उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर दो। अगर उसमें फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो आप उसको भी जो है नोट डाउन कर सको। मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए ताकि अगर कोई लीशन हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से मैग्नीफाई करके जो है वो देखा जा सके। वुड लाइट आप ये डायग्राम में देख सकते हो, दिखाइए, इससे जो है वो लीशन वगैरह को नेल या हेयर्स की एग्जामिनेशन में ईज हो जाती है, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है जो आपको बताए वैसे नहीं नज़र आ रहा तो उस लाइट से जो है वो ईजीली आप उसको देख सकते हो। फिर हेड एंड नेक एग्जामिनेशन आती है जिसमें स्मॉल कप ऑफ वाटर यूज़ करते हो, तो ताकि पेशेंट को कहते हैं कि आप पानी का घूंट को सॉलो करो, तो उससे अगर कोई जो है वो थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट वगैरह है तो वो विजिबल हो जाएगी। फॉर आई एग्जामिनेशन पेशेंट पेन लाइट यूज़ करते हो, जैसे आप पेन लाइट डाल के प्यूपल की जो है कंस्ट्रक्शन डायलिटेशन देखते हो। स्नेलन चार्ट यूज़ करते हो आप जो है फॉर विजन को यूज़ करने के लिए, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये स्नेलन चार्ट दिखाया है ये जिसमें ई वाला है, ई एफ है। फिर आप उसके कवर चार्ट यूज़ करते हैं, ये भी डिफरेंट आई टेस्ट को परफॉर्म करने के जो आगे हम आई एग्जामिनेशन में देखेंगे। न्यूज़पेपर आप ये नियर विजन को चेक करने के लिए यूज़ करोगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी आपको सामने ये दिखाई है, ऑप्थेल्मोस्कोप जिससे जो है वो आप इनर आई के स्ट्रक्चर को जो है वो एग्जामिन करोगे। रोथम पॉकेट स्क्रीनर ये आपको ये दिखाया हुआ है जिसकी मदद से आप जो है वो पेशेंट को ये हाथ में पका के नियर विजन जो है वो चेक करते हो। फॉर आई एग्जामिनेशन जो है, फॉर ईयर एग्जामिनेशन सॉरी ऑटोस्कोप आप यूज़ करते हो, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ट्यूनिंग फोक वगैरह यूज़ करते हो जिसमें आप ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके जो है कान के करीब लेके आते हो, फिर पेशेंट की जो है वो हेयरिंग चेक करते हो कि दोनों कानों में पेशेंट को इक्वल आवाज़ नहीं दे, ऐसा तो नहीं है एक में कम और दूसरे में ज़्यादा नहीं दे रही है, आप वो देख लेते हो। माउथ थ्रोट नोज एंड साइनस एग्जामिनेशन के लिए पेन लाइट यूज़ करते हैं, पेन लाइट डाल के जो है वो एग्जामिन किया जाता है माउथ को कि वहाँ पर कोई लीशन तो नहीं है, कोई रेडनेस कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। टंग डिप्रेसर डाल के आप जो है वो पीछे से फैंक्स एरिया को देख लेते हो, टॉन्सिल्स को देख लेते हो कोई इनलार्ज तो नहीं है। स्मॉल पीस ऑफ जो है वो गॉज आप जो है वो यूज़ करते हो ताकि उसको गॉज की मदद से आप टंग को जो है वो बाएं की तरफ जो है वो करके जो है वो ऊपर नीचे करके आप देख लो कि नीचे ऊपर कोई लीशन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट। ऑटोस्कोप विद वाइट टिप अटैचमेंट की मदद से आप नोज़ को एग्जामिन कर लेते हो कि नोज़ के अंदर कोई लीशन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, कोई पॉलिप्स वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, वो आप देख लेते हो। फॉर थॉरैक्स एंड लंग एग्जामिनेशन के स्टेथोस्कोप यूज़ की जाती है लंग साउंड को सुनने के लिए, नॉर्मल जो ब्रेथ साउंड है या नॉर्मल जो ब्रेथ साउंड है उनको सुनने के लिए। मार्किंग पेंसिल एंड सेंटीमीटर रूलर इसमें यूज़ करते हो जिसमें आप जो है वो चेस्ट की जो है वो एक्सपेंशन को देखने के लिए जो है वो आप यूज़ करते हो, इसमें जो है वो मेजर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर हार्ट एंड नेक वेसल एग्जामिनेशन के लिए आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हो, बेल एंड डायफ्राम दोनों। बेल जो है वो आप लो पिच साउंड सुनने के लिए एंड डायफ्राम जो है वो हाई पिच साउंड सुनने के लिए आप यूज़ करते हो। सेंटीमीटर रूलर आपके पास होना चाहिए अगर जो है वो सीवीएस की एग्जामिनेशन में जो कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में हम जुगुलर वीनस पल्सेशन चेक करते हैं तो उसके लिए आपको ये सेंटीमीटर रूलर चाहिए। वो कैसे चेक करते हैं वो नेक्स्ट हम जो है वो कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट में देखेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में स्टेथोस्कोप आप यूज़ करते हो बाउल साउंड्स को सुनने के लिए। मार्किंग पेंसिल एंड टैप मेजर होना चाहिए सेंटीमीटर मार्किंग, जिसमें बेसिकली अगर पेशेंट को असाइटिस है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह को देखने के लिए या वेस्ट सर्कमफेरेंस को देखने के लिए या एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करने के लिए जो है वो आपकी टेप जो है वो यूज़ करते हो। 2 स्मॉल पिलोज होने चाहिए, एक पेशेंट के आप नेक के नीचे रखते हो, एक लेग्स के नीचे रखते हो ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो, आप इजीली उसके एब्डोमिन को जो है वो की एग्जामिन कर सको। फीमेल जेनिटल एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन जेनिटलिया की एग्जामिनेशन के लिए वजाइनल स्पेकुलम एंड लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पेकुलम में इंसर्ट किया जा सके और पेशेंट को जो है पेन फ्री रहे। फिर स्लाइड स्पेसिमेन कंटेनर आपके पास होना चाहिए, बाइपोल स्पैचुला एंड कॉटन टिप एप्लीकेटर होना चाहिए जिससे जो है वो सर्विस का जो है वो कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि जो है वो पैप स्मीयर के लिए भिजवाया जा सके। फॉर एनस रेक्टम एंड प्रोस्टेट एग्जामिनेशन के लिए लुब्रिकेटिंग जेली यूज़ किया जाता है एंड स्पेसिमम जो है वो कंटेनर यूज़ किया जाता है। फॉर पेरिफेरल वास्कुलर एग्जामिनेशन के लिए आपके पास स्टेथोस्कोप होनी चाहिए, स्विंगो मैनोमीटर एक होना चाहिए ताकि आप जो है पेशेंट की डिफरेंट जो है वो ब्लड प्रेशर को देख लो। फ्लेक्सिबल टेप मेजर होना चाहिए जिससे आप जो है वो अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का सरकमफेरेंस चेक करो, देखते हो ऐसा तो नहीं एक एक्सट्रीमिटी ज़्यादा स्वॉलन है दूसरा कम है, या एक इनफ्लेम है दूसरा इनफ्लेम है, या दोनों की जो है वो दोनों की जो सरकमफेरेंस है दोनों की जो विड्थ है उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो आप देख लेते हो। कॉटन बॉल एंड पेपर क्लिप होता है जिससे आप सेंसेशन चेक करते हो, बेसिकली जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ पे जो है वो इसकी मदद से जो है आप देखते हो कि सेंसेशन है, ऐसा तो नहीं सेंसेशन का लॉस तो नहीं जैसे डायबिटिक पेशेंट उसमें सेंसेशन का लॉस हुआ होता है। उसी के ट्यूनिंग फोक से चेक करके भी आप वाइब्रेशन चेक करते हो कि पेशेंट को जो है वो एक्सट्रीम टीथ पे प्रॉपर तरीके से वाइब्रेशन को फील कर रहा है यानी डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रोब ब्लड से जो है वो फिर आप आर्टीरियल ब्लड फ्लो देखते हो। अगर किसी एरिया में आपको डाउट है कि इस एरिया में आर्टीरियल जो है वो ब्लड फ्लो नहीं है प्रॉपर तरीके से तो उसमें जो है वो फिर आप उसके लिए यूज़ करते हो। फॉर मस्कुलर स्केलेटल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास टेप मेजर होना चाहिए जैसे आप बहुत एक्सट्रीम टीथ को मेजर कर लेके दोनों का साइज इक्वल है, कोई अनइक्वल तो नहीं है। गोनियोमीटर ये आपको सामने डायग्राम में देख सकते हैं, गोनियोमीटर दिखाया जिसकी मदद से आप जो है वो डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें आप पेशेंट को असेस कर लेते हो कि पेशेंट की नॉर्मल फ्लेक्शन कितनी है या एक्सटेंशन कितनी है। फॉर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास ट्यूनिंग फॉक होना चाहिए जिससे आप जो है वो ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करके देखते हो कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से वाइब्रेशन की सेंसेशन को फील कर रहा है या नहीं। कॉटन वाइप होना चाहिए आपके पास पेपर जिससे सेंसरी परसेप्शन सेंसरी जो है वो डिटेक्शन के लिए कि पेशेंट प्रॉपर चीज़ों को सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। पेपर क्लिप सोप एंड कॉफ़ी की प्रॉपर तरीके से पेशेंट को जो है वो स्मेल का और टेस्ट की उसकी सेंसेशन वगैरह ठीक है उसके लिए। सॉल्ट शुगर लेमन पिकल जूस की टेस्ट की सेंसेशन को डिटरमाइन करने के लिए। टंग डिप्रेसर जो है वो आप यूज़ करते हो ओवरऑल बैक ऑफ द फेनिक्स को व्यू करने के लिए या पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं उसको लेकर। रिफ्लेक्स हैमल से पेशेंट की रिफ्लेक्स एक्टिविटी आप देखते हो कि वो है या नहीं। कॉइन एंड की से जो है वो आप सेंसेशन चेक करते हो कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से सेंसेशन को फील कर पा रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट आता है चूज द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जितना सिस्टमेटिक वे में चलोगे एग्जामिनेशन उतनी अच्छी आपको जो है वो एग्जामिनेशन परफॉर्म कर पाओगे। अब ड्यूरिंग सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन 3 आपके मेन गोल्स हैं जिनका आप ख्याल रखते हो। एक आपने पेशेंट कंफर्ट को मैक्सिमाइज करना है, अननेसेसरी जो है वो पोजीशन चेंज से अवॉइड करना है कि उससे पेशेंट जो है वो इरिटेट हो सकता है, या क्लिनिकल जो एफिशिएंसी है उसको आपने इन्हांस करना है। हेड टू टो हमेशा मूव करना है पेशेंट की जो है वो, ये नहीं कि पहले आप पाँव से स्टार्ट कर रहे हो फिर आप जो है वो हेड की तरफ जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज चेक करना है आपने जो है वो हेड से जो है वो टो की तरफ जाना और पेशेंट की राइट साइड पे खड़े होकर एग्जामिनेशन आई परफॉर्म करनी है। ये कुछ सजेस्टेड सीक्वेंस और पोजीशनिंग बताई है कि आप जो है वो जिसमें इधर आपकी पोजीशन सेटिंग होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइंग होनी चाहिए या किस तरह की होगी। ऊपर नीचे आप ये देख सकते हो जनरल सर्वे, वाइटल साइन, स्किन, हेड एंड नेक की असेसमेंट के लिए, या थॉरिक्स, लंग एंड ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन या मस्कुलोस्केलेटल यानी अपर एक्सट्रीमिटीज की एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट का आप सिटिंग पोजीशन इज ओके। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने जो है जेवीपी पल्सेशन में हमें ये करना है तो पेशेंट को आप जो है वो थोड़ा सा रेज करते हो 30 डिग्री के एंगल पे आप असेस कर लेते हो। इसके अलावा अगर आपने जो है वो S3 और मर्मर जो है वो सुनने हैं ऑफ माइट्रो साइनों से मर्मर जो है एक नॉर्मल हार्ट साउंड अगर उनको सुनना है तो उसके लिए पेशेंट को आप लेफ्ट साइड पे जो है वो कहते हो कि थोड़ा टर्न कर लें। इसका पेशेंट को लीन फॉरवर्ड करवा के जो है वो एक टाइप ऑफ मर्मर है जो आप लीन फॉरवर्ड करवा के सुन सकते हो। इसके अलावा फिर जो इंटीरियर साइड पे इंटीरियर जो है वो थॉरिक्स एंड लंग है उसको के लिए आप पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटा सकते हो। सेम इसी तरह ब्रेस्ट, एक्दिला, एब्डोमेन, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम और रिमेनिंग जो लो टॉर्सो है एक्सट्रीमिटी उनकी स्किन एग्जामिनेशन के लिए आप जो है वो लाइंग पोजीशन यूज़ कर सकते हो। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एग्जामिनेशन के लिए आप पेशेंट को सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन करवा सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। इतना पेल्विक एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए आप लेथॉटमी जो है वो पोजीशन यूज़ करते हो, जबकि जो है वो प्रोस्टेट एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो आप लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइटस पोजीशन यूज़ करते हो। अब आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है कि प्रोस्टेट एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सी पोजीशन यूज़ करते हो, या जो है वो आप पेल्विक एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन
यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए, एक में आप लेथॉटमी पोजीशन, दूसरे में लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइटस पोजीशन। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हार्ट मर्मर्स को सुनने के लिए आप कौन सी पोजीशन, तो उसमें लीन फॉरवर्ड हो सकती है, या जो है वो आप पेशेंट को जो है वो 30 डिग्री के अंदर पे रेस करके जो है वो लेफ़्ट साइड पे करके जो है वो साइड लाइन पोजीशन में जो है वो मर्मर सुने जा सकते हैं। फिर ये कुछ पोजीशन आपको दिखाई है, स्पाइन, प्रोन, डॉर्सल रिकम्बिनेंट, लेथॉटमी पोजीशन, स्टैंडिंग, स्क्वेटिंग, सिटिंग, नी, चेस्ट एंड जो है वो सिम्स पोजीशन जो है वो दिखाई है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉट ऑफ पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप कह लो कि हेल्थ असेसमेंट की जो बेसिक चीज़ है, जो है बेसिक इंग्रेडिएंट्स, वो ये 4 कंपोनेंट है, ये 4 टेक्निक्स हैं, 4 जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जैसे हर सिस्टम की फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे उसमें आपने बेसिकली ये 4 टेक्निक्स को ही फॉलो करके जो है वो अपने पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। तो 4 बेसिक जो टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन आता है उसमें इंस्पेक्शन आ जाता है, पल्पेशन आता है, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन आता है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक कार्डिनल टेक्निक्स यूज़ करनी है एग्जामिनेशन की। ठीक है, आप उस वे में पेशेंट को एग्जामिन करते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू फिर आप सीक्वेंस यूज़ करके पेशेंट को जो है वो फर्दर जो है वो आप यूज़ करते हो, उसकी पोजिशनिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो यूज़ करते हो। टेक्निक्स ऑफ इसकी कार्डिनल टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन वो बेसिक पहली टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन की जिसमें आप अपनी विजन की सेंस को यूज़ करके पेशेंट को एग्जामिन करते हो। क्लोज ऑब्जर्वेशन आपने पेशेंट को करनी है, उसकी इन डिटेल लेनी है। आप उसकी अपीयरेंस देखते हो, इधर आपको कैसा अपीयर हो रहा है, सैड, डिप्रेस, एंशियस, नर्वस, किस तरह का अपीयर हो रहा है, वो आपने उसका बिहेवियर इधर कोऑपरेटिव अनकोऑपरेटिव, मूवमेंट तो नहीं है कोई, जैसे फेशियल कोई एक्सप्रेशन में रैपिडली कोई चेंज हुआ तो नहीं आया, मूड में कोई अप डाउन तो नहीं हो रहा, बॉडी में कोई चेंज वगैरह वो देख लेना। उसकी कंडीशनिंग के लिए स्किन कंडीशन को आपने देख लेना, नए पेशेंट की स्किन पे कोई लीजन हुए तो नहीं पता, जैसे पटीशिया नकाइमोसिस दोनों जो है वो एक लीजन है, स्किन लीजन है। बेसिकली आपने ये देखना है ये परप्यूरिक लीजन तो नहीं पेशेंट को प्रेजेंट, यानी ब्लू कलर के ब्रूसेस इस तरह की कोई निशान तो स्किन पे नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट तो आप वो नोट आउट कर, तो आई मूवमेंट्स को देख लेते हो, कोई जर्की मूवमेंट्स तो नहीं है। फ्रेंजल जो है वो कलर देख लेते हैं। सोर ऑफ सिमेट्री जो है, सोर ऑफ थॉरेक्स जो है उसको आप देख लेते हो। हाइट ऑफ जुगुलर वीनस पल्सेशन उसको आपने जो है वो देख लेनी है, यानी कि उसकी जो है वो हाइट के एब्डोमिनल कंटोर देख लेना है कि शेप का जो है वो स्केफॉइड है संकन है या किस तरीके से। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आपका डीमा तो नहीं है, वो आपने देख लेना है। पेशेंट की गेट को जो है वो आप देख लेना है कि गेट किस तरीके से कि नॉर्मल है या उसमें कोई अबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, वो आपने जो है वो देख लेनी है। फिर नेक्स्ट आता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन की टेक्निक आ जाती है जिसमें आप विजन की सेंस को यूज़ करो, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है पल्पेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। पल्पेशन में बेसिकली हम अपनी जो टच की सेंसेशन है वो यूज़ कर रहे होते हैं कि जो है वो जैसे विजन आप उसमें यूज़ कर रहे हो तो इंस्पेक्शन में विजन की सेंस यूज़ कर रहे हो, इसी तरह पल्पेशन में टच की सेंसेशन को जो है वो आप टच की सेंस को यूज़ करके जो है वो आप पेशेंट को असेस कर रहे होते हो। पल्पेशन में जो है वो बेसिकली आपने याद रखना है कि आप जो है वो पल्पेशन में जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हैंड को यूज़ करके जो है वो पल्पेशन जो है वो की जा सकती है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि ड्यूरिंग पल्पेशन के लिए आप कौन से जो है वो बॉडी के पार्ट्स जो है हैंड के कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ कर सकते हो। उसमें एक आपके पास आता है फिंगर टिप, सॉरी फिंगर पैड आ जाता है, अल्नर या पामल सरफेस आ जाती है, या डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड आ जाती है। 3 चीज़ें, एक फिंगर पैड, अल्नर या पामल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस आ जाती है। अब जो फिंगर पैड है वो बेसिकली उसकी मदद से आप जो है वो फाइन डिस्क्रिमिनेशन जब आपने करनी है वो उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है वो सेंसिटिव होता है आपका, जैसे पल्स, टेक्सचर आपने कोई चीज़ का चेक करना है, साइज देखना है, कंसिस्टेंसी देखनी है, शेप या कैपिटस वगैरह देखना है, तो उसके लिए आप फिंगर पैड यूज़ करोगे। इस तरह अल्नर या पाल्मर सरफेस यूज़ करनी है तो आप अल्नर या पाल्मर सरफेस को यूज़ करते हो आप वाइब्रेशन को असेस करने के लिए। थ्रिल जो है वो आपको कोई जो है वो आपको वाइब्रेशन साउंड ये होती है ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट, जो है वो ये थ्रिल साउंड जो है वो बेसिकली सुनी जाती है। उसके लिए आप जो है वो अल्नर या पाल्मर सरफेस यूज़ करते हो, या फ्रेमाइटर जिसमें चेस्ट एरिया में जो है वो आप पेशेंट को कहते हो कि वो 1 2 9 9 बोले, और फिर आप उसके जो है वो चेस्ट एरिया पे जो है वो पोस्टीरियर साइड पे हैंड रख के देखते हो कि आपको वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं।
उसके लिए आपने अल्ना या पामर सरफेस यूज़ करनी है। इतना डॉर्सल सरफेस जो है हैंड की वो आप यूज़ करते हो टेम्परेचर को जो है वो चेक करने के लिए। तो इन शॉर्ट 3 जो आप पार्ट्स हैं हैंड के यूज़ करते हो वो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट चीज़ों को जो है वो असेस कर लिए। एक फिंगर पैड आपने यूज़ करना है, अल्ना या पामर सरफेस या डॉर्सल सरफेस आप यूज़ करते हो पल्पेशन करने के लिए। सेकेंड इसमें जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आप उसमें जो है वो पल्पेशन आपने क्यों यूज़ करनी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पर्पजेज ऑफ पल्पेशन बताएं। इनमें सबसे पहला कि आप जो है वो पल्पेशन करते हो एरिया ऑफ स्किन एलिवेशन को असेस करने के लिए, कोई डिप्रेशन तो नहीं है उसको देखने के लिए, कोई वार्मनेस तो नहीं है उसको देखने के लिए, टेंडरनेस को देखने के लिए, लिम्फ नोड्स को देखने के लिम्फ लोग टेंडर तो नहीं है उनको देखने के लिए आप यूज़ करते हो, पल्सेस वगैरह को देखने के लिए आप पल्पेशन यूज़ करते हो, कंटोर एक ऑर्गन का उसका साइज है, मैसेज वगैरह को देखने के लिए आप पल्पेशन यूज़ करते हो, एंड कैपिटस इन द जॉइंट उनको जो है वो देखने के लिए जो है वो आप कि जब जॉइंट्स पे के एरिया को आप पल्पेट करो तो वहाँ कोई साउंड तो नहीं एब्नॉर्मल सुनाई दे रही, उसको देखने के लिए आप जो है वो पल्पेशन करते हो। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द पर्पजेज ऑफ पल्पेशन आप क्यों यूज़ करते हो। तो उसमें आप ये सारे पर्पजेज आप बताओगे कि एलिवेशन को यूज़ करने के लिए, डिप्रेशन को, वार्म या टेंडरनेस को यूज़ करने के लिए, कंटोर एंड साइज को देखने के लिए, या कैपिटस को देखने के लिए आप पल्पेशन यूज़ करते हो। फिर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ पल्पेशन की, पल्पेशन की टाइप्स कौन कौन सी है। मेन इसमें दो आ जाती है, लाइट टू मॉडरेट पल्पेशन या डीप पल्पेशन। जो लाइट टू मॉडरेट पल्पेशन है उसमें आप 1 to 2 सेंटीमीटर तक स्किन को डिप्रेस करते हो। ये सुपरफिशियल, डेलिकेट और जेंटल सी पल्पेशन होती है जिसमें आपने जो है वो फिर जो आपके पास आ जाता है कि लाइट टू मॉडरेट पल्पेशन, इसमें जो है वो आप ऑलवेज आपने मेक श्योर करना है ये डीप पल्पेशन से पहले की जाती है, ठीक है। और स्किन पल्सेशन को असेस करने के लिए जो है वो आप इसमें पल्सेशन को असेस करते हो पल्पेशन में, वो आपने क्लॉकवाइज जो है वो आपने मूव करना है। जबकि जो डीप पल्पेशन है उसमें आप 2 to 5 सेंटीमीटर तक डिप्रेस करते हो। इसमें जो है वो आप डीप पल्पेशन आपने जो है वो आफ्टर लाइट टू मॉडरेट पल्पेशन आपने यूज़ करनी है। और इसमें याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू थे कि जो टेंडर एरिया उसको सबसे लास्ट में असेस करना है, क्योंकि अगर आपने टेंडर एरिया जो सख्त है अगर आपने उसको पहले असेस कर लिया तो उससे जो है वो क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी एग्जामिनेशन जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। इसलिए जो टेंडर एरिया उसको सबसे आपने लास्ट में जो है वो एग्जामिन करना है। और ड्यूरिंग डीप पल्पेशन आपने पेशेंट के एक्सप्रेशन को जो है वो अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व कर लेना है। जबकि बाई डिजिटल जो पल्पेशन है उसमें आप जो है वो उससे करते हो, एक थंब को यूज़ करके एक इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके जो आप एग्जामिन कर जो आप पल्पेशन करते हो उसे कहते हैं बाई डिजिटल। आप यानी 2 डिजिट्स को यूज़ करके जो है वो पल्पेशन कर रहे हो। ये ज़्यादातर नोड्यूल, अगर लिप एरिया में कोई नोड्यूल वगैरह प्रेजेंट है तो उसको एग्जामिन करने के लिए आप बाई डिजिटल जो है वो पल्पेशन यूज़ करते हो। फिर आता है बाई मैनुअल पल्पेशन। बाई मैनुअल पल्पेशन में आप 2 हैंड्स जो है वो यूज़ करते हो। बाई मैनुअल पल्पेशन में जो है वो आपने 2 हैंड्स को यूज़ करना है, वन और ईच साइड ऑफ द बॉडी पार्ट जो आप उसको जो है वो पल्पेट करते हो। ड्यूरिंग जैसे लिवर की, किडनी की, स्प्लीन की, पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए बाई मैनुअल पल्पेशन यूज़ की जाती है। अब ये चीज़ आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि बाई मैनुअल पल्पेशन जो है वो आप कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स को जो है वो या बॉडी के ऑर्गन को जो है वो यूज़ करने के लिए बाई मैनुअल जो है वो पल्पेशन यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आप डायग्राम में जो है वो देख सकते हो जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास परकशन पल्प, ये आप डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। ये आपको पल्पेशन जो है वो दिखाई हुई है किस तरीके से करते हैं। वो सामने नेक की पल्पेशन आपको दिखाई है, नीचे वाली पिक्चर में आपको एब्डोमिनल पल्पेशन दिखाई हुई है, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो ऊपर में जो है वो दिखाई है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है बाई डिजिटल पल्पेशन दिखाई हुई है, उससे नीचे बाई मैनुअल पल्पेशन जो है वो दिखाई हुई है। ये भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, एब्डोमिनल पल्पेशन दिखाई हुई है, लाइट एंड डीप दिखाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास परकशन। परकशन में बेसिकली आपने परकशन जो परफॉर्म करना है इसमें आप 2 फिंगर्स की मदद करते हो। एक होता है प्लेक्सर फिंगर और एक होता है प्लेक्सीमीटर होता है फिंगर। प्लेक्सर फिंगर में जो है वो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, आपको ये प्लेक्सर फिंगर दिखाई हुई है। जो प्लेक्सर फिंगर है आप नीचे ये पहले फ्लेंजेस ऑफ हैंड को देख लो, आपको इसमें 2 तरह के जॉइंट्स नजर आए, एक डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट नज़र आ रहे हैं और एक प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। मेक श्योर करना है आपने कि याद रखना है कि आप जब परकस करते हो तो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स पे जो है वो रख के परकस करते हो। स्टूडेंट का मिस्टेक क्या करते हैं कि बताते हैं कि हम प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पे जो है वो रख के परकस कर रहे हैं, या जो है वो दोनों के दरमियान हैंड रख लेते हैं। जो एक्चुअल पोजीशन है जहाँ पे रख के परकस करते हैं वो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जो है वो जॉइंट्स आ जाता है।
अब जिस पे जो आपका जो है लेफ़्ट हैंड की जो मिडल फिंगर है वो फ्लेक्सीमीटर फिंगर है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, जबकि जो राइट मिडल जो है वो आपकी फिंगर है वो आ जाती है प्लेक्सर फिंगर, जिसकी मदद से आप जो है वो परकस करते हो, जिसकी मदद से जो है वो आप परकस करते हो। फिर आ जाता है आपका पर्पजेज ऑफ परकशन, कि आप परकशन क्यों करते हो। पहले हमने परकशन के लिए क्या यूज़ करना है, एक प्लेक्सर फिंगर और दूसरी डिस्टल मीटर फिंगर, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाई है। जिसकी मदद से आप परकस करते हो वो प्लेक्सर है, जिसके ऊपर करते हो डिस्टल इंटरफ्रेंजल जॉइंट्स के ऊपर, वो आ जाता है प्लेक्सीमीटर। अभी आपको नीचे जो है वो इसके पर्पजेज बताएं कि आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्यों परकस करते हो। बेसिकली आप परकशन करते हो किसी भी जो है वो सॉलिड या एयर फिल जो बॉडी एरिया है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए, इधर वो ऑर्गन एयर फिल है, फ्लूइड फिल है, ये सॉलिड है, किस तरह का है। पेन को इलिसिट करने के लिए आप परकशन परफॉर्म करते हो, किसी ऑर्गन की लोकेशन को देखने के लिए, जैसे जब आप एब्डोमिनल असेसमेंट करोगे तो आप देखोगे कि लिवर एरिया को असेस करने के लिए जो है वो हम परकस करके देखते हैं कि कहाँ से लिवर के जो है वो मार्जिन लिवर स्टार्ट हो रहा है। किसी ऑर्गन की शेप को देखने के लिए, साइज़ को देखने के लिए कि इनलार्ज तो नहीं है, या उसकी डेंसिटी को देखने के लिए कोई एब्नॉर्मल मैस है तो नहीं, उसको देखने के लिए जैसे एब्डोमिनल असेसमेंट में हम देखेंगे या रिफ्लेक्सेस को असेस करने के लिए बेसिकली परकशन परफॉर्म की जाती है। अब आगे आ जाती है परकशन साउंड, यानी जब आपने ये परकशन की तो इससे कौन सी साउंड है। ये 5 किस्म की साउंड हैं जो आपके पास जो है वो सुनाई दे सकती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस के पास्ट पेपर में आया हुआ है और आपसे जो है वो आ सकता है। सबसे पहले आता है फ्लैटनेस साउंड। ये 5 साउंड जो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। फ्लैटनेस साउंड जो बोन एंड मसल पे सुनाई देती है। डलनेस साउंड जो आपको हार्ट, लिवर एंड स्प्लीन पे सुनाई देती है। रेजोनेंट साउंड जो है जो आपको एयर फिल लंग, इन नॉर्मल साउंड है जो आपको लंग्स पे सुनाई देती है। जबकि हाइपर रेजोनेंट जो आपको एम्फाइसीमेटस जो लंग है, यानी जो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं उन पे सुनाई देती है हाइपर रेजोनेंट साउंड। जबकि टेम्पनी साउंड जो है वो आपको ड्रम लाइक साउंड होती है, जो आपको एयर फिल जो है वो स्टमक पे जो है वो सुनाई देगी, टेम्पनी साउंड। फिर ये आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको ये दिखाया हुआ परकशन, इस तरीके से आप जो है वो परकस करते हो। ऊपर आपको वो बैक ऑफ द जो है वो पोस्टीरियर चेस्ट पे रख के परकस किया हुआ है। साथ वाली पिक्चर में जो है वो एब्डोमेन पे इस तरह जो है वो ये नीचे भी जो है वो एब्डोमेन पे रख के जो है वो परकस किया हुआ दिखा रहे हैं। फिर इसकी आता है टाइप्स ऑफ परकशन। जैसे आपने पीछे पल्पेशन की टाइप कही, इसमें परकशन की टाइप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। मैं याद रखना है 3 मेन टाइप्स हैं इसकी, एक डायरेक्ट परकशन, इनडायरेक्ट और फिस्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन को आप इमीडिएट परकशन भी कहते हो, इनडायरेक्ट को आप मीडिएट परकशन कहते हो, थर्ड आती है फिस्ट परकशन जिसे आप ब्लंट परकशन भी कहते हो। जो डायरेक्ट परकशन नाम से याद है, डायरेक्ट आप करते हो, उसमें आप 2 हैंड यूज़ नहीं करते, सिंगल हैंड यूज़ करके आप डायरेक्टली टैप करते हो अपने हैंड से या फिंगर टिप से बॉडी सरफेस एरिया पे, और आप साउंड्स को जो है वो लीसेट करते हो। तो बेसिकली डायरेक्ट परकशन जो है वो साइनस स्टैंडर्डनेस को चेक करने के लिए, पेशेंट को जैसे साइनस स्टैंडर्ड हुए हैं फ्रंटल या मैक्सिलरी साइनस, तो उन साइनसेस की टेंडरनेस को चेक करने के लिए आप डायरेक्ट परकशन करते हो। जबकि इनडायरेक्ट परकशन या मीडिएट परकशन में बेसिकली आपने एक नीचे डोमिनेंट हैंड रखना है और उसके नॉन डोमिनेंट आपने नीचे रखना है, और उसके ऊपर जो है वो आपने जो है वो नॉन डोमिनेंट हैंड से जो है वो आपने जो है वो परकस करना है, और फिर जो है वो साउंड को लीसेट करना है। वो आ जाती है आपकी इनडायरेक्ट या मीडिएट परकशन। और फिर लास्ट आती है फिस्ट परकशन, जिसमें आप भी डायग्राम में देख सकते हो कि आप फिस्ट बना के जो है वो परकस करते हो। ज़्यादातर फिस्ट परकशन किडनी की जो में अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह तो उसके लिए जो है वो चेक किया, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देखते हो कोस्टोवर्टेब्रल एंगल पे जो है वो रख के आप नीचे इसमें हैंड भी रख सकते हो, हैंड रख के उसके ऊपर फिस्ट बना के आप जो है वो परकस करते हो। कोस्टोवर्टेब्रल एंगल पे रख के बेसिकली आपने परकस करना है। उसमें अगर तो किडनी इन्फ्लेम होगी तो पेशेंट को पेन होगी, और अगर किडनी इन्फ्लेम नहीं होगी तो पेशेंट को पेन नहीं होगी। तो याद रखना है 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं परकशन की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, अब हमने 4 कार्डिनल टेक्निक्स की बात की थी फिजिकल एग्जामिनेशन में। एक हमने सबसे पहले इंस्पेक्शन देखी, फिर पल्पेशन देखी, फिर परकशन देखी, अब लास्ट आ जाती है आपके पास ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जिसमें बेसिकली आप साउंड्स को लिसन करते हो, स्टेथोस्कोप यूज़ करके। हार्ट साउंड सुनने के लिए यूज़ की जाती है, बावल साउंड्स को सुनने के लिए करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर साउंड को सुनने के लिए, या ब्रेथ साउंड को सुनने के लिए यूज़ की जाती है स्टेथोस्कोप, जिसमें आप उनकी साउंड की लोकेशन देखते हो, टाइमिंग देखते हो, उनका ड्यूरेशन देखते हो, पिच एंड इंटेंसिटी देखते हो।
अब इसमें जो याद रखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो चीज़ें होती हैं स्टेथोस्कोप में, एक होती है बेल और एक होती है डायाफ्राम। ठीक है, जो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये डायाफ्राम की मदद से जो है वो साउंड सुनी जाए दोनों पिक्चर में। तो जो डायाफ्राम है स्टेथोस्कोप की, वो आप यूज़ करते हो हाई पिच साउंड सुनने के लिए, जैसे नॉर्मल हार्ट साउंड S1 S2, इन साउंड को सुनने के लिए आप जो है वो डायाफ्राम यूज़ करते हो। इस तरह ब्रेस्ट साउंड, जो आपकी नॉर्मल साउंड है उनको सुनने के लिए, रेस्पिरेटरी साउंड है आप उनके डायाफ्राम यूज़ करते हो। बावल साउंड को सुनने के लिए जो है वो आप डायफ्राम सुनते। इतना जो बहुत सारी अब नॉर्मल साउंड है उनको सुनने के लिए जो है वो आप भी जो है वो डायफ्राम यूज़ करते हो ब्रेस्ट साउंड सुनने, अब नॉर्मल ब्रेस्ट साउंड को सुनने के लिए। जबकि बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप जो है वो आप लो पिच साउंड सुनने के लिए यूज़ करते हो, जैसे अब नॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर या ब्रूड साउंड को सुनने के लिए जो है वो आप जो है वो लो जो है यूज़ करते हो बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन। इसमें जो है वो आप डिज़ीज़ को, जो आपका सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने कुछ गाइडलाइंस बताई है पेशेंट एंड एग्जामिनर के लिए, ताकि जो है वो इन्फेक्शन से बचा जा सके। एक स्टैंडर्ड MRSA प्रिकॉशन है, दूसरी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, ताकि इन्फेक्शन को जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। जो आपके पास स्टैंडर्ड एंड MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन का ख्याल रखा जाए, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखा जाए कि स्पूटम को प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको किया जाए, आम जो है वो उसको खुलेआम इस तरीके से जो है स्पिट ना किया जाए, ताकि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ना हो। कफ एटिकेट्स जो है वो पता होना चाहिए सबको। इक्विपमेंट्स को किस तरीके से जो है वो क्लीन करना है, उनकी क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, वो उनका ध्यान रखा जाए। सेफ नीडल एंड इंजेक्शन प्रैक्टिसेस वो इसमें आ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रिकॉशन है जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जिनका ख्याल रखा जाता है, ताकि जितने भी जो है ब्लड बॉडी फ्लूइड सेक्रीशन या एक्सक्रीशन थे, जो इन्फेक्शन या म्यूकस मेम्ब्रेन थे जो है, या नॉन इंटैक्ट स्किन है, उससे जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको मिनिमाइज किया जा सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जिसमें जो है वो सेफ गाइडलाइंस आ जाती हैं जो यूज़ की जाती हैं तो प्रिवेंट करने के लिए HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B वगैरह या ब्लड बॉन्ड जो पैथोजन है उनसे बचने के लिए जो प्रिकॉशन यूज़ की जाती हैं वो आ जाती हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जिसमें है आपकी जो है वो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ आ जाता है, जिनको यूज़ करके जो है वो आप खुद को, दूसरों को जो है वो इन जो है वो प्रॉब्लम से जो है वो सेफ रखते हो। इसके साथ जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ। ये आपकी बुक का पहला चैप्टर भी है और जो है आपके करिकुलम का फर्स्ट यूनिट भी है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कार्डिनल टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है, असेसमेंट की टाइप्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी असेसमेंट की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स हैं, और ये कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री। ये 4 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनको आपने अच्छे से जो है वो इस चैप्टर में देखना है।